देखो, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सजीवों का एक प्रमुख गुण होता है जनन, जिससे प्रत्येक सजीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो जनन की जब हम बात करते हैं तो आज हम इसमें पढ़ रहे हैं आवृतबीजी पादपों में जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो मुख्य रूप से जनन की दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कई विद्वान एक तीसरी विधि और मानते हैं जिसे कायिक जनन कहते हैं। तीसरी विधि को हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत भी मान सकते हैं और उसका अलग से भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन एक इस प्रकार का जनन है जिसमें कोई लैंगिक विधि नहीं होती या लैंगिक क्रिया नहीं होती, अर्थात युग्मकों का संलयन, अर्धसूत्रीय विभाजन, इस प्रकार की क्रिया नहीं होती। यह कहलाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एपोमिक्सिस या असंग जनन भी कहा जाता है। और इससे बनने वाला जो पुत्री पादप है वो संरचनात्मक रूप से या हम कहें आनुवांशिक रूप से बिल्कुल जनक पौधे जैसा होता है, यानी किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं आती। अब अलैंगिक जनन को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। अनिषेक बीजता, जिसे एगेमोस्पर्मी कहते हैं, और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक प्रवर्धन। अब प्रश्न ये आता है कि अनिषेक बीजता क्या होता है? तो इसमें देखो, बीजता शब्द भी आ रहा है, अनिषेक बीजता या एगेमोस्पर्मी, यानी ए शब्द का मतलब विदाउट, यानी बिना निषेचन के यदि संतति का या भ्रूण का विकास होता है तो उसे हम कहते हैं एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो नई पीढ़ी बनती है वो बनती तो बीज से है, भ्रूण से है, लेकिन भ्रूण का जो विकास होता है वो अर्धसूत्रीय विभाजन या युग्मक संलयन की क्रिया के बिना होता है। डिटेल इसका बड़ी कक्षाओं में हम पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कायिक यानी काया, मतलब शरीर के भाग से या शरीर का कोई अंग इस प्रकार विकसित हो कि उससे नए पौधे का विकास हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। अब पौधे के भागों की बात करें यदि हम, क्योंकि पौधे के विभिन्न भाग कायिक प्रवर्धन करते हैं, तो पौधे के भागों की बात करें तो हम जानते हैं कि पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। एक तो तना या स्टेम, इसके अलावा जड़, रूट और पत्तियां। तो इनकी सहायता से यदि कायिक प्रवर्धन होता है या वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है तो वो कहलाएगा प्राकृतिक कायिक जनन। इसके अतिरिक्त कृत्रिम रूप से भी प्रोपागेशन कराया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम या मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा किया जाने वाला कायिक प्रवर्धन। अब पौधे के भागों की, जैसे अभी मैंने बताया था, पौधे के मुख्य भाग हैं जड़, तना और पत्ती, तो इनसे अलग अलग प्रकार से कायिक प्रवर्धन हो सकता है। अब तने से जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं जैसे राइजोम है, ट्यूबर है। राइजोम में जैसे अदरक, ट्यूबर की बात करें तो जैसे कंद, कंद में आलू है। इसके अतिरिक्त कॉर्म, जिसे घनकंद कहते हैं, जैसे अरबी। अब जैसे आलू की संरचना देखें तो देखिए, आलू में हमने देख रखा है ये इस प्रकार ये कलिकाएं या कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, और इन कक्षस्थ कलिकाओं को साधारण भाषा में कहा जाता है आँख। इन आँखों को काटकर, या हम ये कहें कि इन आँखों युक्त आलू के टुकड़ों को यदि हम बोते हैं तो उससे नए पौधे का पूरा विकास हो जाता है। ये कहलाएगा आलू के ट्यूबर द्वारा होने वाला वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये इसी प्रकार से अरबी है, अदरक है, उनमें भी इसी प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है।
केवल प्रकार अलग अलग हैं। तो सामान्य रूप से तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि तने को काटकर और उसकी जो कायिक कलिकाएं हैं या कक्षस्थ कलिकाएं हैं उनकी सहायता से यदि प्रवर्धन होता है या नए पौधे का विकास होता है तो उसे हम कहेंगे तने द्वारा होने वाला वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसी प्रकार से जड़ों की सहायता से बहुत से काष्ठीय पौधे ऐसे हैं जिनमें नए पौधे का विकास जड़ों से हो जाता है, जैसे चमेली, शीशम, और कुछ ऐसे हैं जिनमें विशेष प्रकार की कंदीय मूल पाई जाती हैं जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और इन कलिकाओं की सहायता से पूरे नए पौधे का विकास हो जाता है, जो बिल्कुल मदर प्लांट के जो समान होता है, क्योंकि इसमें कोई लैंगिक क्रिया तो हुई नहीं, कायिक भाग से ही नए पौधे का विकास हो रहा है, इसलिए पूरी तरह से उसके लक्षण या आनुवंशिक गुण पूर्ण रूप से मदर प्लांट के समान होते हैं। जैसे शकरकंद, डहेलिया, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिनमें जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इसके अतिरिक्त बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है पत्तियों से कायिक जनन होने का या वेजिटेटिव प्रोपागेशन होने का, जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण आता है ब्रायोफिल्लम का। ब्रायोफिल्लम में देखेंगे तो इसके किनारे जो पत्ती है, इस पत्ती के किनारे पर विशेष प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अपस्थानिक कलिकाएं कह सकते हैं हम, और ये अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होकर पूरे नए पौधे का विकास कर देती हैं। तो यदि हम ब्रायोफिल्लम की पत्ती को तोड़कर जमीन में डालेंगे तो उससे नए पौधे का विकास हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो पत्तियों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त कुछ पौधों में जननांग जो हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो विशेष प्रकार से रूपांतरित होकर और वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं, और इस प्रकार के जो रूपांतरित भाग हैं ये पुष्प कलिकाएं एकदम रूपांतरित हो जाती हैं और इन्हें पत्र प्रकलिकाएं या बल्बिल्स कहा जाता है। इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं जैसे ग्लोबा है, अगेव है, ये इस प्रकार के पौधे हैं, इनमें रूपांतरित पुष्प कलिकाएं होती हैं जिन्हें बल्बिल्स या पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं, और इनकी सहायता से नए पौधे का विकास हो जाता है। तो ये तो हुआ प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा प्रकार है इसका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब कृत्रिम नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल है, यानी हमारे द्वारा किया जाता है, तो इसको हम करते हैं। अब इसकी अलग अलग विधियां हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है उसको मुख्य रूप से हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला कटिंग, इसके अलावा लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग नाम से पता लग रहा है काटना। इस विधि में पौधे के किसी कायिक भाग के टुकड़े काटकर उन्हें जमीन में रोप दिया जाता है। जब ये पौधे जमीन में रोपे जाते हैं उसके बाद में जब इन्हें पोषण मिलता है तो नए पौधे का विकास हो जाता है, और उसमें जो टुकड़ा हमने लगाया है उसमें स्तंभ, मूल, पर्ण, इन सब का विकास होने लग जाता है, वृद्धि होने लग जाती है। तो अधिकांशतया 2 भागों को प्रयुक्त किया जाता है, स्तंभ को जिसे स्टेम कटिंग कहते हैं और दूसरा मूल या रूट कटिंग। स्तंभ कर्तन या स्टेम कटिंग में मुख्य रूप से उदाहरण हैं जैसे गन्ना है, अंगूर, गुलाब, बोगनविलिया। इनके स्तंभ को काटकर और कायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसके बाद अगर रूट कटिंग की बात करते हैं तो रूट कटिंग में मुख्य उदाहरण हो सकते हैं जैसे नींबू, अमरूद, सेब, इनकी रूट कटिंग की जाती है। तो ये तो है कटिंग। दूसरा कायिक प्रवर्धन का प्रकार है लेयरिंग, या जिसे हम बोलते हैं दाब लगाना या स्तरण करना। इसकी भी 2 विधियां मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती हैं, एक टीला दाब या माउंट लेयरिंग और दूसरा गूटी विधि या वायु दाब। टीला दाब विधि में जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कोई पौधा लगा हुआ है, उसकी एक शाखा जो लंबी शाखा है उस शाखा का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। उसमें मुख्य रूप से कुछ पर्व संधियां होनी चाहिए। उस हिस्से को जब जमीन में दबा दिया जाता है तो उसके बाद में नमी प्राप्त करके धीरे धीरे
उसमें अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती हैं। जब उसमें अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं तो कुछ समय पश्चात उस शाखा को उस पूरे पौधे से पृथक कर दिया जाता है और इस संपूर्ण भाग को, मिट्टी सहित इस पूरे भाग को उठाकर और अन्यंत्र स्वतंत्र स्थान पर उगा दिया जाता है, जहाँ ये नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये विधि कहलाती है टीला विधि। अब टीला विधि जैसी ही एक दूसरी विधि है जिसे गुटीदाब या वायुदाब विधि कहा जाता है। अंतर केवल इतना है कि इस विधि में बड़े वृक्षों में इस प्रकार की क्रिया की जाती है। अब बड़े वृक्षों में शाखा को नीचे जमीन में तो दबा नहीं सकते, इसलिए प्रयास ये किया जाता है कि उसे ऊपर ही इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उसकी भी पर्व संधियों में अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे ये देखो, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं हम। इसके लिए कोई जो शाखा है उसके छाल की सबसे पहले बाहरी परत को हटा दिया जाता है और उस कटे हुए हिस्से के चारों ओर गीली मिट्टी, गीली रुई या मॉस जो ब्रायोफाइटा होता है उस पौधे को लपेट दिया जाता है और फिर इसके चारों तरफ गीला कपड़ा या पॉलीथीन लपेट दी जाती है और इसको लगातार नम बनाए रखने के लिए इसे गीला रखा जाता है। जब लगातार ये स्थान नम बना हुआ रहता है तो धीरे धीरे इसमें भी अपस्थानिक मूल विकसित हो जाती हैं। जब पर्याप्त अपस्थानिक मूल विकसित होने लग जाती हैं तो इस भाग को काटकर मूल पौधे से पृथक कर दिया जाता है और इसका स्वतंत्र रूप से रोपण कर दिया जाता है। तो ये विधि कहलाती है गुटी विधि। इसके बाद तीसरा एक प्रकार है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, कृत्रिम वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात कर रहे हैं हम। तो तीसरा प्रकार है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बहुत ही विशेष प्रकार है और ग्राफ्टिंग के उपयोग से जो कम उपयोगी पौधे हैं उनके ऊपर उपयोगी पौधे को ग्राफ्ट करके या उसका रोपण करके और पौधों को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है। तो इसकी मुख्य बात हमको ध्यान रखनी है, ग्राफ्टिंग जो विधि है उसमें एक मूल पौधा होता है। मूल पौधा है वो कहलाता है स्कंद या स्टॉक, और जो दूसरा पौधा उसके ऊपर रोपित किया जाता है उसे कहा जाता है कलम। अब इसको इस प्रकार से लगाया जाता है कि दोनों की कैम्बियम परस्पर संपर्क में आ जाएं। जब दोनों की कैम्बियम परस्पर संपर्क में आ जाती हैं तो दोनों की कैम्बियम जुड़ जाती हैं और मिलकर कोशिकाएं विभाजित होना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण उनके संवहन ऊतक आपस में संयोजित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब दोनों के मस्क्यूलर टिश्यू या संवहन ऊतक परस्पर जुड़ जाते हैं तो पौधा उसी प्रकार से जड़ों से पोषण प्राप्त करता है और कलम वाला भाग भी आगे वृद्धि करने लग जाता है। और उस कलम वाले भाग में जो आनुवंशिक गुण होते हैं उन्हीं गुणों के आधार पर वो लक्षण प्रकट करता है। अब इसकी विधि अलग अलग प्रकार की है क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार की कलम प्रयोग में ली है। तो पहली विधि है इसमें टंग ग्राफ्टिंग। ये एक सामान्य ग्राफ्टिंग है और इस टंग ग्राफ्टिंग में जो स्कंद है उसको तिरछा काटा जाता है और उसके ऊपर जो उत्तम किस्म का कलम जो रोपित किया जा रहा है उसको भी तिरछा या वी आकार में काटकर और स्कंद के ऊपर इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि दोनों के संवहन ऊतक परस्पर संपर्क में रहें और उन्हें अच्छी तरह बांध दिया जाता है जिससे वो हिले नहीं। जब दृढ़ता से अच्छी तरह फिट करके उन्हें बांध दिया जाता है तो कुछ समय बाद लगातार पोषण मिलने पर उनके संवहन ऊतक परस्पर जुड़ जाते हैं, उनके कैम्बियम परस्पर संयोजित हो जाते हैं और जो हमने कलम लगाई है वो कलम अपने आनुवंशिक गुणों के आधार पर उत्पादन शुरू कर देती है या अपने लक्षण प्रकट करने लग जाती है। तो ये कहलाती है टंग ग्राफ्टिंग। इसी प्रकार एक दूसरा प्रकार है वेज ग्राफ्टिंग।
अब वेज ग्राफ्टिंग भी टंग ग्राफ्टिंग की तरह ही है। इसमें जो स्कंद है वो तथा जो कलम है वो दोनों समान व्यास के होते हैं और इसमें लगभग वेज के आकार का चीरा लगाया जाता है। कोई खास अंतर नहीं है, लगभग मिलती जुलती हैं दोनों। तीसरा एक प्रकार है इसका क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग या जिसको मुकुट रोपण भी कहा जाता है। इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि इसमें स्कंद बहुत ही बड़ा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े वृक्ष हैं उनका स्कंद काम में लिया जाता है, जिसका व्यास कई गुना बड़ा होता है और इसके किनारों पर कई दरार बनाकर उसमें कलम रोपित की जाती हैं। कलम के आधार को स्कंद के किनारों पर दरार बनाकर फिट किया जाता है और कसकर बांध दिया जाता है। तो चित्र में हम इस बात को देख सकते हैं कि इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक कलम एक ही स्कंद पर रोपित की जाती हैं, तो वो कहलाता है क्राउन ग्राफ्टिंग। एक चौथा इसका प्रकार है बड ग्राफ्टिंग। नाम से पता लग रहा है, बड या कलिका का रोपण। इस विधि में स्कंद की जो छाल है उसमें टी आकार का एक चीरा लगाया जाता है और उस चीरे में सावधानी पूर्वक उस कलिका का प्रवेश कराया जाता है जो उपयोगी है, अधिक उत्पादन देने वाली है। ऐसे पौधे की कलिका को सावधानी पूर्वक छाल को उठाकर उसमें वो कलिका प्रविष्ट कराई जाती है और इसके पश्चात उसे बांध दिया जाता है। इस प्रकार का रोपण गुलाब में किया जाता है। कुछ समय बाद वो कलिका उस पौधे का ही भाग बन जाती है या उससे पूरी तरह संयोजित हो जाती है और इस प्रकार धीरे धीरे वो कलिका नई शाखा का विकास करती है और उस शाखा में नए प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं। कई बार एक ही पौधे पर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग वाले गुलाब के पुष्प विकसित हो जाते हैं इस बड ग्राफ्टिंग के कारण। तो ये तो हमने पढ़ा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां यहाँ पर पूर्ण होती हैं। अब मुख्य जो विधि है पादप की, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, तो वह है लैंगिक विधि। लैंगिक विधि में भाग लेने वाला पादप का भाग होता है पुष्प। एंजियोस्पर्म्स हैं, इसमें पुष्प पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और पुष्प ही लैंगिक जनन करने वाला प्रमुख भाग है। तो हमें पुष्प की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें पुष्प की संरचना के बारे में पूरी बात है, लेकिन यहाँ पर हम एक सामान्य बातें पुष्प से संबंधित पुनः रिवाइज करेंगे। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, यानी जो शाखा होती है उसकी वृद्धि रुक जाती है और उससे पुष्प का विकास होता है। पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं वो वास्तविकता में पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। अब इस चित्र में देख सकते हैं कि एक सामान्य पुष्प इस प्रकार का होता है और इस पुष्प के अगर विभिन्न भागों की बात करें, पुष्प में बाह्यदल, दल ये बाहर से दिखाई दे रहे हैं, बाह्यदल पुंज और दल पुंज। और आंतरिक चक्रों की बात करते हैं जो अनिवार्य चक्र भी हैं और उन्हीं चक्रों में पुष्प के जननांग होते हैं। तो उसमें जो प्रमुख आंतरिक चक्र हैं उसमें एक है पुमंग जिसे एंड्रोशियम कहते हैं। ये वैसे पुष्प का तीसरा चक्र है और ये पुष्प का नरजननांग होता है और इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। इसके अलावा जो आंतरिक भाग है, सबसे भीतरी भाग, वो कहलाता है गाइनोशियम या जायंग और इसकी इकाई स्त्री केसर, पिस्टल या अंडप होती है। अंडप के भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो ये पुष्प की सामान्य जानकारी है। एक सामान्य प्रारूपिक पुष्प की संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक हमने पुष्प की पूरी संरचना पढ़ ली। पुष्प की संरचना के अलावा हमने अलैंगिक जनन के विभिन्न भाग पढ़ लिए और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके लैंगिक जनन से संबंधित पूरा विस्तार से पढ़ेंगे।